रेड ब्लड सेल है, इसको हमने डाला कहाँ पे, इसको हमने डाला हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, इसको हमने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाला है। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जब हम डालेंगे तो क्या होगा, सेल क्योंकि हाइपरटोनिक है यानी सेल के अंदर पानी ज़्यादा है, सेल के अंदर वाटर कंटेंट ज़्यादा है और बाहर का जो सॉल्यूशन है उसके अंदर वाटर कंटेंट कम है, तो सेल के अंदर से पानी निकलना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर जो फिनोमेना हम ऑब्जर्व करेंगे वो क्या होगा, एक्सोऑस्मोसिस का। सही है, एक्सोऑस्मोसिस होगी। तो एक्सोऑस्मोसिस की वजह से जब सेल के अंदर से पानी निकलेगा तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, सेल श्रिंक हो जाएगा, सेल में श्रिंकेज हो जाएगी, सेल विल गेट श्रिंक। तो ये जो श्रिंकेज हो रही है सेल में, ये क्यों हो रही है, क्योंकि हमने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाला। एनिमल सेल की बात हो रही है, क्योंकि एनिमल सेल में एक बात याद रखना, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता। तो एनिमल सेल को जब हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो सेल जो है श्रिंक हो जाएगा, जिसको हम श्रिवल्ड सेल कहेंगे। वी विल कॉल इट श्रिवल्ड सेल, क्योंकि पानी जो है सेल के अंदर से बाहर निकला। अगर यही चीज ऑब्वियसली अगर हमने क्या कहते हैं आइसोटोनिक में किया होता तो आइसोटोनिक में कोई मूवमेंट नहीं होती, क्योंकि बाहर का वाटर कंटेंट और अंदर का वाटर कंटेंट बराबर है। जब बाहर भी वाटर बराबर है, अंदर भी बराबर है, दोनों साइड का प्रेशर बराबर है, तो ना वाटर बाहर निकल रहा है ना वाटर अंदर जा रहा है, सेम रहेंगे। सही है। और इसी तरह से अगर हम इसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाल देंगे, अब बाहर वाटर कंटेंट ज्यादा है क्योंकि सॉल्यूशन कैसा है, हाइपोटोनिक है, और अंदर वाटर कंटेंट कम है, तो वाटर जो है बाहर से अंदर की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। अब जब वाटर बाहर से अंदर की तरफ आएगा, सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक लिमिट होती है जिस लिमिट तक वो सॉल्यूशन को यानी जिस लिमिट तक वो प्रेशर बर्दाश्त कर सकता है। सेल मेम्ब्रेन इलास्टिक है, तो उसके अंदर जो इलास्टिक लिमिट है वो एक लेवल तक ही जो है, एक लिमिट तक ही उस प्रेशर को बर्दाश्त कर सकती है। उससे ज्यादा प्रेशर अगर एक्सीड हो गया तो बर्दाश्त नहीं कर सकेगी, फट जाएगी। जैसे बलून में आप पानी हवा फुलाते रहो, हवा भरते रहो, तो बलून एक लेवल तक फूलेगा। अगर आप एक्सेसिवली एयर भर दोगे तो क्या हो जाएगा, बलून बर्स्ट हो जाएगा, फट जाएगा। तो ये होगा, ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालने से ये रिजल्ट आता है। सही है। अब जरा बात करते हैं प्लांट सेल की। प्लांट सेल को जब हमने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाला, यहाँ पे प्लांट सेल में क्या है, सेल वॉल है। जब इसके अंदर पानी भर रहा है तो क्या हो रहा है, देखो भाई यहाँ पे पानी अंदर आ रहा है, सेल के अंदर पानी भरता जा रहा है, तो ये इसके अंदर वैक्यूल है, उस वैक्यूल के अंदर पानी भर रहा है। वो वैक्यूल जो है तो जिसकी वजह से इसके अंदर का प्रेशर बढ़ रहा है, और क्योंकि इसके बाहर क्या मौजूद है, सेल वॉल प्रेजेंट है। सही है, सेल वॉल प्रेजेंट है। तो जब वाटर प्रेशर बढ़ता है तो पानी अंदर आने के बाद बेटा सेल मेम्ब्रेन पे फोर्स लगाता है। अब सेल मेम्ब्रेन पे जो पानी फोर्स लगा रहा है, सही है, तो अब एनिमल सेल था तो वो इस फोर्स को बर्दाश्त नहीं कर सका, सेल मेम्ब्रेन स्ट्रेच होती है और फट जाती है। लेकिन जब सेल मेम्ब्रेन यहाँ पे स्ट्रेच होने लगेगी तो बाहर सेल वॉल है जो उसको स्ट्रेच होने से रोक लेगा, क्योंकि जब वाटर फोर्स लगाएगा तो सेल वॉल भी उस वाटर के ऊपर फोर्स लगाएगा। तो जब वाटर, ये दोनों फोर्सेस, ये दोनों प्रेशर एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, जिसकी वजह से जो है क्या होगा, जिसकी वजह से फर्दर मूवमेंट जो थी वाटर की वो रुक जाएगी। समझ आ रही है बात, क्योंकि जब पानी अंदर आ रहा है, अंदर आने की वजह से वो सेल क्या होगा, टर्जिड हो जाएगा, फूलना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब है पानी अंदर आने के बाद जो है सेल मेम्ब्रेन के ऊपर फोर्स लगा रहा है। सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल है, सेल वॉल से जाके यानी सेल मेम्ब्रेन से होता है वो फोर्स सेल वॉल पे लग रही है। तो सेल वॉल जो है सेल मेम्ब्रेन को स्ट्रेच होने नहीं देगा, कि इतना स्ट्रेच होने नहीं देगा कि वो फट जाए। सेल वॉल भी उल्टा फोर्स लगाना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से ऑस्मोसिस रुक जाएगी, क्योंकि जब प्रेशर बराबर हो जाएगा। सही है, क्योंकि बेटा ये सेल वॉल जो है इक्वल फोर्स लगा रहा है जितना वाटर फोर्स लगा रहा है इसके ऊपर। तो जब दोनों का प्रेशर इक्वल हो जाएगा तो ये मूवमेंट रुक जाएगी और सेल जो है वो टाइट हो जाएगा। तो ये जो अंदर का प्रेशर है ना बेटा, जिसने इस वाटर की मूवमेंट को रोक दिया, ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहलाता है। और सेल क्या हो गया, सेल हो गया टर्जिड। सेल कैसा हो गया, सेल इज बिकम टर्जिड नाउ। सेम इसी तरह से अगर हम नॉर्मल सेल यानी अगर हम इसको आइसोटोनिक में डालेंगे तो आइसोटोनिक में कुछ भी नहीं होगा, सेल जो है अपनी नॉर्मल कंडीशन में ही रहेगा, टर्जिड नहीं होगा लेकिन श्रिंक भी नहीं होगा, यानी फ्लैसिड रहेगा सेल।
लेकिन जब हमने जो है इस सेल को डाल दिया किसके अंदर, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर, जब हमने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सेल को डाल दिया तो अब क्या होगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सेल को डालने के बाद होगा ये कि अब क्योंकि बाहर वाटर कंटेंट ज़्यादा था तो अब क्या होगा, वाटर जो है अंदर से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। तो सेल वॉल तो एक रिजिड लेयर है ना बेटा, सेल वॉल रिजिड लेयर है। जब सेल वॉल रिजिड लेयर है तो सेल वॉल अपनी जगह पे ही रहेगी, लेकिन क्या होगा, अंदर का जो साइटोप्लाज्म है वो श्रिंक हो जाएगा। जब अंदर का साइटोप्लाज्म श्रिंक हो जाएगा तो ये सेल कुछ इस तरीके का दिखेगा। पहले ऐसा था और जब टर्जिट था तो ऐसा था, लेकिन अब जो है क्योंकि जो है इसमें क्या डाल दी, इसमें इसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाला गया, वाटर इसने लूज कर दिया है, तो अब ये कुछ इस तरह का दिखेगा। तो ये सेल जो है हमारे पास कहलाएगा प्लाज्मोलाइज्ड सेल। दिस सेल विल बी कॉल्ड एज प्लाज्मोलाइज्ड सेल। और ये जो फिनोमेना था हमारे पास, ये जो फिनोमेना है, ये फिनोमेना भी हमारे पास क्या कहलाएगा, प्लाज्मोलाइसिस। ये फिनोमेना हमारे पास क्या कहलाएगा, प्लाज्मोलाइसिस। अब एक और चीज़ बेटा यहाँ पे समझ लो, अगर यही सेल, ये प्लाज्मोलाइज्ड सेल है, ये प्लाज्मोलाइज्ड सेल मैंने निकाला और ये प्लाज्मोलाइज्ड सेल मैंने निकालने के बाद क्या किया, इसको यानी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन से निकाला इस प्लाज्मोलाइज्ड सेल को और निकाल के डाल दिया हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर। तो जब हाइपरटोनिक से निकाल के हाइपो में डाल दिया तो अगेन वाटर अंदर मूव करना शुरू हो जाएगा और वो सेल दोबारा से टर्जिड हो जाएगा। तो ये फिनोमेना क्या कहलाएगा, यानी पहले सेल को मैंने डाला हाइपर में जिसकी वजह से सेल जो है श्रिंक हो गया, अब इस हाइपर से निकाल के मैंने जो है इसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाल दिया तो सेल वंस अगेन श्रिंक, सेल जो है वंस अगेन टर्जिड हो जाएगा। यहाँ पे श्रिंक हो गया था और यहाँ पे दोबारा से टर्जिड हो जाएगा। तो ये फिनोमेना जो है हमारे पास कहलाता है डी प्लाज्मोलाइसिस। डी का मतलब है रीस्टोरेशन, डी प्लाज्मोलाइसिस यानी जो प्लाज्मोलाइसिस हुई थी उसको रिस्टोर कर दिया गया, ये हमारे पास डी प्लाज्मोलाइसिस कहलाता है। तो ये जो टॉपिक था हमारा, ये था वाटर रिलेशन टू द सेल। सही है, ये आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाला है आगे के टॉपिक्स के अंदर। अब ज़रा सा कुछ एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं बेटा। ऑस्मो रेगुलेशन से, अच्छा अभी हमने ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स भी पढ़ना है, ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स भी पढ़ना है, सारी चीज़ें पढ़नी, लेकिन ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको पढ़ाएं उसके कुछ एमसीक्यूज मैंने यहाँ पढ़ के। तो बेटा यहाँ पे क्या लिखा है, पहला एमसीक्यूज है, पहला एमसीक्यूज जो है आपके पास वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है द नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट, the net movement of solvent molecule remain in equilibrium when cell is placed in, यानी अगर जो मूवमेंट है वो सॉल्वेंट की इक्विलिब्रियम में रहेगी ना, यानी मूवमेंट जो है इक्विलिब्रियम यानी बराबर रहेगी ना, मॉलिक्यूल एक्सेसिवली एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ना दूसरे पार्ट से पहले पार्ट में आएंगे। तो ये कब होगा, ये तब होगा जब हम क्या करेंगे, जब सेल को किसी आइसोटोनिक सॉल्यूशन में डाल देंगे। यानी आपको यहाँ पर मैंने दिखाया ना कि देखो बेटा, यहाँ पर जब हमने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाला तो सेल के अंदर से पानी निकलना शुरू हो गया, तो मूवमेंट इक्विलिब्रियम नहीं रही ना, क्योंकि अंदर प्रेशर ज़्यादा हो गया था तो वाटर जो है बाहर निकलना शुरू हो गया। हाइपोटोनिक में बाहर से अंदर आना शुरू हो गया। लेकिन यहाँ पे इस एमसीक्यूज में ये पूछा गया है कि इक्विलिब्रियम में कब रहेगा, यानी जो है ना अंदर जाएगा ना एक्सेसिवली अंदर जाएगा ना एक्सेसिवली बाहर निकलेगा। तो वो कब होगा, जब हम सॉल्यूशन को आइसोटोनिक सॉल्यूशन में डाल देंगे, जब हम सेल को आइसोटोनिक सॉल्यूशन में डाल देंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू सॉल्यूशन आर केप्ट इन सेम कंटेनर सेपरेटेड बाय अ सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी दो सॉल्यूशन को एक ही कंटेनर में डाला गया लाइक दिस। एक कंटेनर है, एक बीकर है जिसके अंदर दो सॉल्यूशन डाले गए, उन दोनों के सेपरेट कर दिया गया एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा के। सही है। सॉल्यूशन A इज मोर कंसंट्रेटेड देन सॉल्यूशन B, प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन A है वो सॉल्यूशन B से ज़्यादा कंसंट्रेटेड है, यानी कंसंट्रेटेड होने का मतलब है सॉल्यूट ज़्यादा है, सॉल्यूट ज़्यादा होने का मतलब है सॉल्यूट पोटेंशियल ज़्यादा है, सॉल्यूट पोटेंशियल का मतलब है कैपेबिलिटी टू अट्रैक्ट वाटर, यानी A अगर कंसंट्रेटेड है तो A वाटर को अट्रैक्ट करेगा, तो ऑब्वियसली वाटर B से A की तरफ आएंगे। तो जो डायरेक्शन है मूवमेंट का, वो ऑस्मोसिस का, वो क्या होगा,
B2A, तो क्या होगा B2A। इसी तरह से द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज टर्म्ड एज द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन अक्रॉस द। यहाँ पे भी यही वाली बात होगी, अगर ए और बी को कंपेयर करोगे, अगर ए कंसंट्रेटेड है तो बी डाइल्यूट है, तो ये जो मूवमेंट है डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की, इसको हम ऑस्मोसिस का नाम देते हैं। बेटा ऑस्मोसिस की डिफरेंट डेफिनेशंस आ सकती हैं, डिफरेंट डेफिनेशन है, जैसे यहाँ पर एक डेफिनेशन है, ऑस्मोसिस की डेफिनेशन पोस्ट की गई और पूछा गया, तो ये एक डेफिनेशन है। मैंने क्या डेफिनेशन बताई थी, मैंने आपको बताया था कि द मूवमेंट ऑफ water molecule, the movement of water molecule from its higher concentration to its lower concentration across the semi-permeable membrane is called osmosis। ये बात भी है। दूसरी चीज, एक और डेफिनेशन हमारे पास ये हो सकती है, the movement of water molecule from lower solute concentration टू हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन, यानी जहाँ पे सॉल्यूट कम हो, जहाँ सॉल्यूट कम होगा तो वहाँ वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होगा, तो वाटर के मॉलिक्यूल लोअर सॉल्यूट से हायर सॉल्यूट की तरफ जाए अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये भी ऑस्मोसिस है। इसी तरह से अगर वाटर, एक ये वाली डेफिनेशन आ गई, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। एक सॉल्यूशन ये भी, एक डेफिनेशन ये भी आ सकती है, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो डिफरेंट जो है ना डेफिनेशन आ सकती है। मैंने आपको सारे एस्पेक्ट्स बता दिए। अब आपके पास किसी भी किस्म का कोई भी, जैसा भी आपके पास क्या कहते हैं MCQs आ जाए, तो आप उस MCQs को सॉल्व करने के काबिल हो। तो होपफुली आपको यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। ये बेसिक कॉन्सेप्ट वाला जो हमारा पार्ट था इस चैप्टर का, वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम ऑस्मोरेगुलेशन, एक्सक्रीशन और थर्मोरेगुलेशन स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो। होपफुली आपको यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच। अब अगली वीडियो में इससे आगे के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। हम एक्सक्रीशन का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ऑस्मोरेगुलेशन स्टार्ट करेंगे और थर्मोरेगुलेशन स्टार्ट करेंगे, और साथ साथ जहाँ पे जैसे जैसे MCQs होंगे वो मैं आपको सॉल्व करवाता जाऊंगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आगे के टॉपिक से कंटिन्यू करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।